स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन का है। रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। पहले आपने कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन किया था, उसमें क्या था कि मटेरियल आपका होमोजीनियस होता है कि एक ही तरह का मटेरियल हो, तो वहाँ आप कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मटेरियल आपका हेट्रोजीनियस हो जाए वहाँ आप कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन जो है अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसमें एरर जो है वो कंट्रोल नहीं होता प्रॉपरली और आपके रिज़ल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते। तो वहाँ जो डिज़ाइन हम शिफ्ट कर लेते हैं, रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन क्या है कि उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वो ग्रुपिंग, बैलेंसिंग और ब्लॉकिंग कर देते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, आपके मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना देते हैं कि हर ब्लॉक के अंदर होमोजीनियस मटेरियल आप रख देते हैं। कि मसलन ये है कि आपके पास जो फर्ज करें कि एक्सपेरिमेंटल लैंड है, लैंड पे आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी देखना चाहते हैं किसी फर्टिलाइज़र की, तो लैंड जो है कोई इस तरह की है, कुछ ज़्यादा आपके पास फर्टाइल लैंड है, कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो दरमियाने फर्टाइल हैं और कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो कि कम फर्टाइल हैं। तो इसका मतलब कि मटेरियल जो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वो होमोजीनियस नहीं है। तो वहाँ फिर आप क्या करते हैं कि उनको होमोजीनियस करने के लिए तीन फर्ज करें कि हम होमोजीनियस ग्रुप बना लेते हैं, कि या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि एक ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ प्लॉट थे वो हमने रख लिए, दूसरे ब्लॉक में जो दरमियाने से प्लॉट थे जिनकी फर्टिलिटी दरमियानी सी थी वो प्लॉट्स रख लिए, तीसरे ब्लॉक में हमने जिनकी फर्टिलिटी कम थी वो आपने ब्लॉक बना लिया। तो इस तरह से ब्लॉक्स बनाने के बाद हर ब्लॉक को आप एक कंप्लीट सेट जो है ट्रीटमेंट का दे देते हैं कि रैंडमली, जैसे आपको पहले बताया था कि फ़र्ज़ करें ABCD 4 आपके ट्रीटमेंट हैं, तो आप एक जो है स्लिप निकालेंगे या एक कार्ड निकालेंगे, वो B आता है तो पहले प्लॉट को B दे दिया, दूसरे को C दे दिया, तीसरे को D दे दिया, चौथे को के लिए ज़ाहिर है A बचेगा। इसी तरह दूसरी ब्लॉक को भी आपने कंप्लीट सेट जो है ट्रीटमेंट का ABCD अप्लाई कर देना है। तीसरे सेट पे भी आपने वही 4 कार्ड जो हैं वो मिक्स करने के बाद पहला निकाला तो फर्ज करें D निकला है, कार्ड हो गए या स्लिप ऑफ पेपर्स हो गए, या जिसे आप पर्चियाँ कहते हैं पर्चियों पे लिख लें, या रैंडम नंबर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर में जो रैंडम नंबर होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले D ट्रीटमेंट निकल आई, दूसरे प्लॉट पे A निकल आई, तीसरे पे B निकल आई, ज़ाहिर चौथे के लिए C बचेगी। तो हर ब्लॉक क्या करते हैं हम रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मटेरियल को ग्रुपों में तकसीम कर देते हैं। हर ग्रुप के अंदर जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस होता है और उन पे आप एक कंप्लीट ट्रीटमेंट का सेट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अगर 4 ट्रीटमेंट्स थी तो हर ब्लॉक में जो है कि चारों की चारों ट्रीटमेंट आप जो है अप्लाई कर देते हैं और वो रैंडमली अप्लाई की जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल ब्लॉकिंग की आप ये भी ले सकते हैं कि फर्ज करें जैसे पहले बताया कि कॉलेज के अंदर 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, उन पे कोई आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या कोई ट्रीटमेंट टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके पास मटेरियल जो है होमोजीनियस नहीं होता। कि मेच्योरिटी के लेवल से देख लें कि कुछ इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, कुछ डिग्री लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, इंटर वालों का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं, डिग्री वालों का दूसरा ब्लॉक और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का तीसरा ब्लॉक बना लेते हैं और हर ब्लॉक को एक ट्रीटमेंट का सेट जो है पूरा अप्लाई कर देते हैं।
तो इस तरीके से ये आपका रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन बनता है कि आप इसमें कह सकते हैं कि इन दिस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू relatively homogeneous groups called blocks, किनको homogeneous groups में डिवाइड कर देते हैं. एक complete set of treatment is allocated to each block. हर ब्लॉक को आपने एक complete set जो है वो ट्रीटमेंट्स का दे देना है. जितनी आपकी ट्रीटमेंट्स है हर ब्लॉक्स में उतने प्लॉट रख के हर प्लॉट को आपने वो ट्रीटमेंट रैंडमली असाइन कर देंगे. कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट इज एलोकेटेड टू ईच ब्लॉक बाय रैंडम प्रोसेस. इसकी लेआउट अगर बनाएं तो वो इस तरह की आपके पास बन जाती है. नेक्स्ट है कि रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं. कि जैसे आपके पिछले डिज़ाइन के थे कि इसमें क्या है कि कंट्रोल द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन वन डायरेक्शन एंड रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर. कि क्या करता है कि वेरिएशन को कंट्रोल करता है एक साइड से और एक्सपेरिमेंटल एरर को मिनिमाइज करता है. कि आप ब्लॉक्स बना के वेरिएशंस को किसी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं. कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज ईजी. इसका भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसी तरह करते हैं जैसे आप पहला डिज़ाइन करते हैं. फ्लेक्सिबल फॉर एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 से ज़्यादा 3, 4, 8, 10 ट्रीटमेंट के लिए भी ये फ्लेक्सिबल होता है कि जितनी ट्रीटमेंट ज़्यादा हो या कम हो वो उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं. डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है कि इट इज़ नॉट यूजफुल व्हेन ग्रुप्स आर नॉट होमोजीनियस. कि वो उस वक्त यूजफुल नहीं होता जब आपके पास ग्रुप्स होमोजीनियस ग्रुप प्रॉपरली ना बन रहे हो. तो मटेरियल इस तरह का है कि होमोजीनियस ग्रुप भी नहीं बन सकते, तो वहाँ ये इतना काम नहीं करता. कंट्रोल द वेरिएशन इन ओनली वन डायरेक्शन. कि एक साइड से वेरिएशन को कंट्रोल करता है कि दोनों साइड से वेरिएशन जो है वो कंट्रोल नहीं की जाती. इसमें इसका आप ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि इसमें आपके पास पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. इसके एक तरफ तो ये नाला गुज़र रहा है या वाटर चैनल है तो जो पानी देता है, तो उसकी वजह से जो है वो नाले के साथ साथ या नहर के साथ साथ के जो प्लाट होंगे या वाटर चैनल के साथ साथ के जो प्लाट होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी और होगी, और वो प्लाट जो उससे दूर होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगी. तो अगर आप ब्लॉकिंग कर लेते हैं तो वन वे आप जो है वेरिएशन को कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो प्लाट इस तरह होने के साथ साथ दूसरी तरफ भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो कंट्रोल करने का इसके पास कोई तरीका नहीं है इस डिज़ाइन में. वहाँ ये डिज़ाइन इतना काम नहीं करेगा. तो कम्प्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन की एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखते हैं. कि एग्जांपल क्या है कि प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ सेल फोन असेंबलिंग कंपनी adopted 3 different strategies to test which of them will enhance the production. But the workers have greater variation in work experience which may affect production. In order to control the variation, he divides the workers into 3 blocks according to their experience. And following data was collected. On the basis of these data, he tests the hypothesis that all 3 strategies as well as 3 types of workers produce the same result. Use 5% level of significance. इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए. कि सेल फोन की असेंबलिंग वो करते हैं तो उसके पास जो है कि वर्कर्स जो हैं काम करने के लिए
उनमें वेरिएशन काफ़ी है कि वेरिएशन कैसे हैं, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई दरमियाने से एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई कम एक्सपीरियंस वाले हैं। तो उसने वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया या 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, मोर एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड लेस एक्सपीरियंस। ये 3 उसने ग्रुप्स बना लिए और वो देखना चाहता है कि ये तीनों स्ट्रेटजी से उसकी प्रोडक्शन सेम रहती है, कि हर स्ट्रेटजी जो सेम प्रोडक्शन देती है या कि प्रोडक्शन पे कोई असर होता है, या कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, या कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि कम प्रोडक्शन दे रही है। तो इसका मतलब क्या, उसने 3 या उसकी ये स्ट्रेटजी जो हैं इनके पॉपुलेशन के मीन उसने टेस्ट करने हैं कि स्ट्रेटजी 1, स्ट्रेटजी 2, स्ट्रेटजी 3। स्ट्रेटजी क्या है, ये आपके ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। तो जैसे मैंने कहा था कि ट्रीटमेंट क्या होते हैं कि वो चीज़ें जिनका इम्पेक्ट जो है आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे देखते हैं कि ट्रीटमेंट पहली स्ट्रेटजी का आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट है इन पे क्या असर होगा, तो दूसरी स्ट्रेटजी का आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे क्या असर होगा, तीसरी स्ट्रेटजी का आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे क्या असर होगा, ये आप देखना चाहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्शन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है कि हाइपोथेसिस आप बनाते हैं क्योंकि आपके पास 3 स्ट्रेटजीज थी और उनके आप उनसे जो प्रोडक्शन आनी थी उनके मीन आपने टेस्ट करने थे, तो उनको आप कह देते हैं μ1, μ2, μ3 ऑल इक्वल्स। नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी साइन के साथ आप काम करते हैं। अल्टरनेट क्या बनाएंगे, मीन प्रोडक्शन ऑफ एनी 2 स्ट्रेटजीज इज नॉट इक्वल, कि प्रोडक्शन जो है कोई 2 सी स्ट्रेटजीज जो हैं उनके मीन आपस में बराबर नहीं है। वो μ1, μ2 भी हो सकता है, μ3, μ2 भी हो सकता है, μ1, μ3 भी हो सकता है। इसी तरह दूसरा हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं कि मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लॉक्स इक्वल, कि तीनों ब्लॉक्स में जो मीन है वो सेम है। अल्टरनेट हो सकता है कि एनी मीन प्रोडक्शन ऑफ एनी 2 ब्लॉक्स इज़ नॉट इक्वल, कि ब्लॉक्स के अंदर जो मटेरियल रखा गया है उनके मीन आपस में बराबर हैं या कि बराबर नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरे स्टेप में होता है कि 5% आपने रख लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा कि 2 तरफ से आप जो है वेरिएशन को, वो 2 तरफ से आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं मीन्स को, एक आप रोज में और दूसरा कॉलम्स में, या एक ट्रीटमेंट में और दूसरा ब्लॉक्स में। तो एफ कैलकुलेटेड भी 2 होंगे आपके, एफ स्केयर टी ओवर एफ स्केयर ई और एफ स्केयर बी ओवर एफ स्केयर ई। टी से ट्रीटमेंट और बी से ब्लॉक और ई से एरर आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने B1 जो है न्यूमरेटर के लिए और B2 जो है डिनोमिनेटर के लिए रखनी होगी। तो ये तीसरा स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्रिटिकल रीजन का होगा कि रिजेक्ट H0, वही पुराना तरीक़ेकार कि व्हेन F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F टेबल की वैल्यू निकालेंगे। F का टेबल अलग होता है, जैसे आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में किया था वही टेबल यूज़ करेंगे। और रिजेक्ट H0 व्हेन F कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F टेबल फॉर ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स के लिए भी अलग क्रिटिकल रीजन होगी और ट्रीटमेंट के लिए भी अलग होगी। ये आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है 5th स्टेप, वो मैं आपको बोर्ड पे हल करवाऊंगा ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं इंटरेस्टेड होते हैं कि वो क्लासरूम वाला माहौल हमें दिया जाए, बोर्ड पे वो चीज़ें जो हैं वो हल की जाएं। तो स्टूडेंट रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन की हम एग्जांपल कर रहे थे। उसमें क्या था कि 3 तरह की स्ट्रेटजीज थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और ब्लॉक्स में आपके पास 3 तरह के जो हैं वो एम्प्लॉयज़ थे या आप कह लें वर्कर थे कि जिनमें
कि मोर एक्सपीरियंस वाले थे और लेस एक्सपीरियंस वर्कर थे। कि जाहिर है कि ब्लॉक्स जो है मोर एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस जो है, 3 कैटेगरीज आपकी बन रही थी कि इस तरह के वर्कर जो हैं, वर्कर्स के अंदर इसका मतलब कि वेरिएशन ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ब्लॉक्स बना लिए, मोर एक्सपीरियंस अलहदा कर लिया, एक्सपीरियंस अलहदा कर लिया और लेस एक्सपीरियंस अलहदा कर लिए। 3 कैटेगरीज उनकी बना ली और ये 3 ब्लॉक्स बना लिए। ये ब्लॉक 1 है आपका, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। और हर ब्लॉक के अंदर एक कंप्लीट सेट जो है ट्रीटमेंट का उन्होंने रैंडमली अलॉट किया था। उनको अब हमने अरेंज करके जो है फर्ज करें यहाँ लिख लिया। उनकी प्रोडक्शन ये आई है कि इसमें 4 जो है पीस उन्होंने तैयार किए 1 घंटे में, या ये 12 पीस तैयार किए, यहाँ 8 पीस जो है कि मोबाइल जो है वो असेंबल किए हैं। तो इस ये वैल्यूज हैं आपके पास। तो आपने 5वां स्टेप जो कंप्यूटेशन का, पहले 4 स्टेप आपको बता दिए थे, 5वां स्टेप जो बोर्ड पे हम हल कर रहे हैं कि कंप्यूटेशन में जैसे मैंने कहा कि 3 स्टेप होते हैं। फर्ज करें कि ये स्टेप ए है आपका। तो इसमें क्या होगा कि पहले आप इन वैल्यूज के टोटल ले लेते हैं कि 9 and 3 12 आ जाएगा टोटल। इनको ट्रीटमेंट्स के टोटल कह दिए जाते हैं। स्ट्रेटजीज जो है ये आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट आपने जो है कि वर्कर्स की प्रोडक्शन पे देखना है कि वर्कर्स पे क्या असर डालती है या वर्कर्स के प्रोडक्शन पे क्या असर डालते हैं। और इसका अगर टोटल करेंगे 30 आ जाता है। नेक्स्ट टोटल जो है वो 21 बन जाता है। और इनका ग्रैंड टोटल किया जाए तो ये 63 बन जाता है। पहले तो हम वैसे ही इधर टोटल करते थे। अब ये जरूरी है कि जैसे ये ट्रीटमेंट का टोटल किया, इस तरह ब्लॉक्स का भी टोटल करें आप, कि इसको आप बी कह देंगे कि ब्लॉक्स का टोटल जो है, अगर इधर से आप करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, ये जो है 22 बन जाएगा, ये 17 जो है बन जाएगा। इधर से भी टोटल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है ये 63 आ जाएगा। ये ब्लॉक्स का टोटल है। इसे क्योंकि ABC आपने लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये BI लिख लें, इसी तरह ये TI लिख लें या TJ लिख लें कि ये ट्रीटमेंट्स का टोटल है, ये ब्लॉक्स का टोटल है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, जैसे पहले करते हैं कि XIJ जो है इसका स्टेट निकालना है। XIJ से मुराद क्या है, हर वैल्यू का आपने स्टेट करना होता है। हर वैल्यू, ये वाली जो आपकी 9 वैल्यू बनती है, इनका स्टेट करना है। 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। इसी तरह 12 का स्केयर जो है 144, 10 का स्केयर 100, ये 64, और इन सब का टोटल जब आप करेंगे 308 बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आप C स्ट्रेटजी पे। 8 का स्केयर 64, 49, 36, 149 जो है ये आपके पास टोटल आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है 507, इनका समीशन XIJ स्केयर आ जाएगा। ये समीशन TI स्केयर जो है, TI आपके पास ये आ गया। आगे आपने एक कॉलम बनाना होता है TI या TJ स्केयर का। J लिखें या ना लिखें, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो बेशक ना लिखें आप, कि ये T की जो वैल्यू है इनके आपने स्केयर करने। 12 का स्केयर आ जाएगा 144, ये वाला 12 जो है। 30 का स्केयर आ जाएगा 900, 21 का स्केयर आएगा 441, और इन सब का अगर टोटल करेंगे तो ये भी आ सकता है आपके पास 1485।
1485 ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इसी तरह आप ब्लॉक का टोटल भी कर सकते हैं। BI स्क्वायर जो है ये आप ब्लॉक्स का टोटल कर लें और स्क्वायर कर लें, और इनके बाद में इनका स्क्वायर भी आप लिख देंगे कि ये कितना बनता है। 24 का स्क्वायर जो है 476 आ जाएगा, 576। 22 का स्क्वायर जो है 484 and 289 and their total will be equal to 1349। ये समीशन BI स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपने पहले स्टेप में ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। इसके बाद क्या हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसमें आप यही वैल्यू यूज करते हुए कि पहले करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। CF से बाहर किया जाता है। क्या होता है ये ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ग्रैंड टोटल कितना था आपके पास 63 का स्क्वायर लें और n पे डिवाइड करें। n आपके पास 9 था, तो ये वैल्यूज निकालें तो आता है आपके पास 441 आपके पास आ जाएगा। 441 ये करेक्शन फैक्टर कहलाएगा। 441 जो है ये आपके पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। करेक्शन फैक्टर के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने निकालना होता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एस से सम और एस से स्क्वायर, ये पीछे भी हमने किया है। तो ये होगा समीशन XIJ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। समीशन XIJ स्क्वायर जो है वो कितना है आपके पास, ये आपने निकाला हुआ है 507, कि ये आपके पास समीशन XIJ स्क्वायर है 507 माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे 441 and you are left with 66। तो ये वैल्यू आपके पास 66 आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आगे आपने निकालना होता है ट्रीटमेंट एसेट्स। या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केल्स। ये कैसे निकलेगा कि ट्रीटमेंट्स का स्केल्स का टोटल ये है, या समीशन टी स्केल जे जो है डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ रोज करेंगे 1, 2 एंड 3 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये है 1485 divided by 3 minus 441 and you will get the final answer 54। 54 आपके पास ट्रीटमेंट एसेट्स आ जाएगा, 66 आपके पास टोटल एसेट्स था, ये 54 जो है ट्रीटमेंट एसेट्स आ जाएगा। कि पहला आपने करेक्शन फैक्टर निकाला, दूसरा आपने टोटल एसेट्स निकाला, थर्ड आपने ट्रीटमेंट एसेट्स निकाला, 4 आप निकालेंगे ब्लॉक एसेट्स। ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर ये कैसे निकलेगा? समीशन BI स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2, 3 आपके कॉलम्स हैं, तो C पे डिवाइड कर देंगे माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर जो था
ब्लॉक का स्केयर जो है, स्केयर्स का सम जो है 1349 आता है। इसे आपने 3 पे डिवाइड करना है, -441 कर देना है, तो ये आपके पास आ जाता है 8.1267, 8.1267 के नेक्स्ट। और कंप्यूटेशन में तीसरा स्टेप हमारा नोवा टेबल का होता है। नोवा हम बनाते हैं, उसमें आपको पता है कि फोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्केयर, मीन स्केयर्स, एफ कैलकुलेटेड, एफ टेबल और डिसीजन जो भी आपने करना होता है डिसीजन करते हैं। और फोर्स ऑफ वेरिएशन में कौन से फोर्स होते हैं, एक ट्रीटमेंट होता है, एक ब्लॉक और एक एरर और एक टोटल। तो ट्रीटमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि T-1, 3 ट्रीटमेंट्स थी, -1 करेंगे तो 2 आ जाएगी, ये A, B और C। ब्लॉक्स के लिए B-1, 3 ब्लॉक्स थे, एक माइनस करेंगे 2 आ जाएंगे, ये 1, 2, 3 ब्लॉक्स थे आपके। तो टोटल आपके पास N-1, N कितना था आपके पास, 9 थे वैल्यूज, 3, 3, 3, 9, 9 - 1 = 8 आ जाती हैं। तो एरर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बनानी हो तो 8 में से ये 2 माइनस करें, फिर ये 2 माइनस करें, बाकी 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम बच जाती है। तो सम ऑफ स्केयर जो है, कौन सा सम ऑफ स्केयर है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर्स, यहां से ले लें, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर 54 था। ब्लॉक सम ऑफ स्केयर कितना है कि ब्लॉक सम ऑफ स्केयर आपके पास 8.1267 था। और एरर सम ऑफ स्केयर आपने निकालना है कैसे कि टोटल सम ऑफ स्केयर पहले देख लें कितना है, 66, ये वाला लिखा हुआ टोटल सम ऑफ स्केयर। इसमें से ये दोनों माइनस करें तो बाकी एरर एसएस आ जाता है, इधर भी मैंने निकाला हुआ है एरर एसएस, टोटल एसएस माइनस ट्रीटमेंट एसएस माइनस ब्लॉक एसएस। टोटल 66 में से 54 माइनस किया, 8.12167 जो है ये माइनस कर दिया, तो ये 3.8733 आ गया। आगे आपने मीन स्केयर्स निकालने हैं। मीन स्केयर कैसे निकालते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनको आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना, सम ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सम ऑफ स्केयर 54 है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। ये सम ऑफ स्केयर जो है ब्लॉक के लिए 8.1267 है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4. जब 2 पे डिवाइड करेंगे 4.06335। और ऐसे ही एरर के लिए आपके पास 4 डिग्री फ्रीडम है, ये आ जाएगा 0.9683, 0.9683। ये क्वांटिटीज आपने निकालनी। अब आपका चौथा स्टेप जो था जिसमें आप वो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाते थे, उसमें क्या था कि एफ स्क्वायर T/S स्क्वायर ई करें तो पहली एफ रेशियो आएगी आपके ट्रीटमेंट के लिए कि ये आपका एफ स्क्वायर T है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट, ये एफ स्क्वायर B है, मीन स्क्वायर ब्लॉक, और ये एफ स्क्वायर E है, मीन स्क्वायर एरर। तो ये 27 डिवाइडेड बाय, नीचे जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि एरर ही आता है, डिवाइडेड बाय 9683। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो एफ रेशो आपकी ट्रीटमेंट के लिए आ रही है वो आएगी 27.88, 27.88 वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप निकालते हैं ब्लॉक्स के लिए तो वो एस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ई आ जाएगा।
SK B है 4.06, 335 डिवाइडेड बाई आप करेंगे 0.9683, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 4.1963, 4.1963। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, क्योंकि आप ब्लॉक्स के अंदर भी वेरिएशन चेक करना चाहते हैं कि ब्लॉक्स मीन इक्वल है या नहीं है, और ट्रीटमेंट मीन भी देखना चाहते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। ये ट्रीटमेंट के लिए एफ रेशो आ जाएगी और ये ब्लॉक्स के लिए एफ रेशो आ जाएगी, ये एफ कैलकुलेटेड आ जाएगी। आगे आपने एफ टेबल दोनों के लिए अलग निकालनी है। एफ टेबल जब ट्रीटमेंट के लिए निकालनी है, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऊपर से ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे, नीचे से आप जो है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को नीचे आते हुए 4 के सामने देखेंगे, तो वैल्यू आती है आपके पास 6.94, तो 6.94 टेबल वैल्यू आपके पास 6.94 आ जाएगी। इसी तरह ब्लॉक के लिए, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बाई चांस 2 है और एरर की 4 है, तो जाहिर है इसके लिए भी वैल्यू 6.94 आ जाएगी। अब हमारा डिसीजन का मरहला आता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो रिजेक्शन रीजन हमें पता है कि जैसे ही वैल्यू इसके बराबर आ जाए टेबल वैल्यू के तो रिजेक्ट कर देते हैं, या टेबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, अदरवाइज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखें क्या है कि 27 जो है टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि रिजेक्ट H0, कि नल हाइपोथेसिस जो है हम कंक्लूजन ये ड्रा करेंगे कि H0 रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा H0? जो ट्रीटमेंट मीन्स के लिए बनाया है, पहला ट्रीटमेंट के लिए था ना आपका ये वाला, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और हम कहेंगे कि ट्रीटमेंट्स के जो मीन है, जो स्ट्रेटजीज हैं, इनके मीन आपस में बराबर नहीं है। कोई एक आध स्ट्रेटजी ऐसी है जिसका मीन ज्यादा है, या मीन प्रोडक्शन जो है जिसकी वजह से ज्यादा आती है, और कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन कम हो सकती है। और ब्लॉक्स को अगर देखें कि वर्कर्स जो हैं 3 तरह के, तो जो आपके एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस्ड है और लेस एक्सपीरियंस वर्कर हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर देखनी है कि ये बराबर है या नहीं है, तो ये इनके लिए जो आपका एफ कैलकुलेटेड ये निकला है, टेबल वैल्यू ये है। तो रिजेक्ट आपने कब करना था? जब ये टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है। अब गौर से देखें, ये टेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं आ रही, ज्यादा आती तो रिजेक्ट होना था, कम आ रही है तो एक्सेप्ट H0। तो ब्लॉक्स के लिए जो H0 आपने बनाया होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए जो H0 बनाया होगा उसको आप रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लॉक्स के मीन जो है, चाहे वो वर्कर एक्सपीरियंस है, चाहे लेस एक्सपीरियंस है, चाहे मोर एक्सपीरियंस है, सबका जो प्रोडक्शन लेवल है वो सेम है। वेयर एज स्ट्रेटजीज जो है उनकी वजह से जो प्रोडक्शन उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपका रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन की न्यूमेरिकल एग्जांपल होगी। इनमें अगर कोई चीज ना समझ जाया करे तो वो आप लोग जो है YouTube पे कमेंट्स करके पूछ लें, या वैसे जो है आप WhatsApp पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।